जा सकते हैं। मैंने भी महंगी फीस दी थी, तब जाकर अपने बेटे को वो कमरा दिखाने के लिए लेकर गया था और बस जैसे वो वहाँ का कैदी बन गया। इसके बाद मैं धीरे धीरे चलता हुआ उस तरफ बढ़ने लगा था। बेसमेंट की वो सीढ़ियाँ उतरने से हर कोई डर रहा था। वो आदमी भी कह रहा था कि वो नीचे नहीं जाना चाहता, नीचे अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, ऐसा लगता है जैसे भूत प्रेत उस पूरे कमरे में भरे पड़े हो। मेरी हिम्मत अब उस घंटी और तलवार के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन बाकी सब डर रहे थे। कई मज़ार के बाबा और तांत्रिक आकर यहाँ से भाग चुके थे। मुझे वो कहानियाँ बताई गई थी कैसे कैसे वो भागे, इसीलिए मन मेरा भी विचलित हो रहा था। जैसे ही मैं बेसमेंट में पहुंचा, ये पुरानी पत्थरों से बनी हुई दीवारों का कमरा था, जहां पीछे एक दरवाज़ा और उस दरवाजे को काले रंग की ईंटों से बंद किया हुआ, और उसके आगे एक गोल आकार का पत्थर जिस पर बैठा हुआ वो लड़का। साफ पता चल रहा था ये वही लड़का है, राजन। इसका नाम राजन बताया गया था और दूर से ही मैंने आवाज़ लगाई, राजन क्या तुम हो? यहाँ तुम्हारे साथ कोई और भी है? वो लड़का बिल्कुल नहीं बोला। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर वो कोई योगासन कर रहा हो, मेडिटेशन कर रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लाइट पीछे से पड़ रही थी तो उसका चेहरा पूरी तरह से दिख नहीं रहा था। धीरे धीरे मैं उसके करीब गया। वहाँ पहुँचते ही मुझे कोई एहसास नहीं हुआ, लेकिन मेरी तलवार थोड़ी थोड़ी हिल रही थी और मैंने अपनी तलवार से सवाल भी पूछा था, क्या हुआ? कोई एहसास हो रहा है? मुझे तो अब तक कोई एहसास नहीं हुआ। कोई भी शैतानी शक्ति का एहसास मुझे क्यों नहीं हो रहा? मैं चलता चलता उसके करीब जा रहा था। जैसे जैसे मैं करीब गया, एक आवाज़ थी जो उस कमरे में गूंज रही थी। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई गुर्रा रहा हो। ये आवाज़ शायद राजन से आ रही थी। मैं उसके काफ़ी करीब पहुंचा, तब मेरी नज़र उसकी आंखों की तरफ पड़ी। उसकी आधी आंखें खुली थी और आधी आंखें बंद। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पुतलियां ऊपर की तरफ चढ़ा रखी हों। उसने अपना सर भी ऊपर की तरफ किया हुआ था और उसकी ज़बान मुंह से थोड़ी थोड़ी बाहर आई हुई थी। अब वो गुर्रा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भूत के वश में हो। वहाँ खड़ा होकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे जल्द से जल्द उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं अपना हाथ अपनी जेब में डालने वाला था, मुझे महसूस हुआ कोई ना कोई जैसे मेरे करीब हो। मेरे कान के पीछे से सांस लेने की आवाज़ आई थी और मैं जैसे ही पीछे मुड़कर देखने लगा, मुझे कोई नज़र नहीं आया, लेकिन मेरे कान के पास से वो सांस लेने की आवाज़ आती रही। वो किसी एक दिशा से नहीं आ रही थी, मेरे सर के पीछे से आ रही थी, जैसे कोई चीज़ हो जो मुझसे जुड़ चुकी है और बस मैं जिस तरफ नज़रें घुमाऊं हमेशा मेरे पीछे ही रहेगी। अब मैं जानता था यहाँ पर कोई ना कोई शक्ति तो मौजूद है। मैं भूतों का सामना कर चुका था, साये का सामना कर चुका था और एक शक्तिशाली पिशाच का सामना कर चुका था, और इनमें से कोई भी हो सकता है। ये ऐसी हरकतें वही तो करते हैं। तब मैं हाथ को जेब में डालकर जल्दी से घंटी निकालना चाहता था, लेकिन मैं जैसे ही जेब में हाथ डालता, मेरी जेब सिल चुकी थी। कमाल हो गया, मेरी पैंट में जेब थी और एक जेब में मैंने वो घंटी रखी हुई थी। मैंने हाथ बीच में घुसाने की कोशिश की, लेकिन वो जेब सिल चुकी थी। हर कोशिश करने के बाद भी मैं हाथ अपनी जेब में डाल नहीं पा रहा था, तो घंटी को कैसे बाहर निकालता? कैसे हो गया ये? मैंने नई तो पैंट पहनी थी, अपने हाथ से तो घंटी डाली थी। फिर मैं जेब को खींच कर फाड़ना चाहता था ताकि घंटी को बाहर तो निकाल पाऊं, और वो शक्ति कान के पास बोलने लगी, चले जाओ यहाँ से, अगर मरना नहीं चाहते तो चले जाओ यहाँ से। ये सुनते ही मैं थोड़ा सा घबरा गया था। यह कोई ना कोई काली शक्ति है जिसने इस बच्चे को अपनी कब्जे में कर रखा है। तभी मैं अपनी पैंट को फाड़ना चाहता था, लेकिन मेरे दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठ गए। ऐसा लगा जैसे मेरे हाथों को किसी ने पकड़ रखा हो, और वो हाथ मुझे नजर आ रहे थे जिन्होंने मेरी कलाइयाँ पकड़ रखी थी। कोई तो था जो मेरे पीछे था, सिर्फ उसकी कलाइयाँ देख पाया मैं।
जल्दी से हाथों को झटका मैंने और उसके बाद मैं पीछे मुड़कर देखने लगा। पीछे कोई नहीं था। मैं जिस दिशा में जाता वो हमेशा पीछे रहता, उसे मैं सामने नहीं ला सकता था। तो मैंने भी वहां उसे धमकी दी, मेरे सामने आ जाओ, अगर पीछे ही रहे तो मैं तुम्हें डरपोक मानूंगा। ये डरपोकों वाली हरकतें हैं जो तुम पीछे रह रहे हो, हिम्मत है तो आगे आओ। तभी उसने कान में कहा था, मैं हमेशा पीछे रहता हूँ, कभी भी सामने नहीं आता, और तुम्हारी क्या औकात है मुझे सामने लेकर आओ, अभी तुम्हारे चिथड़े चिथड़े कर दूंगा। मुझे मेरी पसलियां घुटती हुई महसूस होने लगी। सांस नहीं ले पा रहा था मैं, ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे फेफड़ों को बड़े जोर से दबा रखा हो, वो फूल नहीं पा रहे थे। मैं सांस छोड़ता, लेकिन उसके बाद जब सांस खींचने की कोशिश करता वो फेफड़े और ज़्यादा अंदर की तरफ दब जाते। बस जो सांस थी मैं छोड़ ही सकता था, खींच नहीं सकता था। दम घुटने लगा था और मुझे लगा मुझे बाहर निकलना होगा। ना तो मैं घंटी को निकाल पा रहा हूँ, ना मैं शब्दों को बोल पाऊंगा, मंत्रों को बोल पाऊंगा, मेरे सांस को ही रोक दिया गया है। भाग कर मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा था और मैं उस बेसमेंट से बाहर आ गया था। धूप पड़ते ही जैसे मेरी सांस निकलने लगी थी। बाहर ज़मीन पर गिरकर मैं सांस लेता गया। मैंने अच्छे से सांस ली और फिर मैं खड़ा हो गया। वो सूट पहने आदमी मेरी तरफ देखकर कह रहा था, काम हो गया, काम हो गया क्या, राजन बच गया। मैं निराशा भरी नज़रों से नीचे की तरफ देखता हुआ कहने लगा, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, इसे इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता। ये तो मेरी घंटी को बाहर निकालने नहीं दे रहा था। मैं जैसे ही अपनी जेब की तरफ देखने लगा, मेरी जेब सिली हुई नहीं थी, मेरी जेब तो बिल्कुल सही थी। आसानी से जेब में हाथ डाला मैंने और घंटी को बाहर निकाल लिया। इसके बाद मुझे गुस्सा आ रहा था, खुद पर भी गुस्सा आ रहा था, उस चीज़ पर भी। आखिर क्या है वो? अब मैं तैयार था उससे लड़ने के लिए। जैसे ही मैं बेसमेंट में गया, मैंने हाथ में घंटी पकड़ रखी थी और मैं उस घंटी को बजाना शुरू हो गया। घंटी की आवाज़ सुनते ही वो गुर्राने की आवाज़ें बंद हो चुकी थी। ये घंटी की आवाज़ें पूरी की पूरी बेसमेंट में गूंजे जा रही थी। घंटी को बजाते बजाते मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा था और मैंने गरजती हुई आवाज़ में कहा था, आजा, अब कर मुकाबला। पहले मैं तुझे समझ नहीं पा रहा था, अब समझूंगा भी और मिटाऊंगा भी। इस लड़के को तो मैं बचा कर लेकर ही जाऊंगा। इसके बाद मैं घंटी बजाता गया और वो आवाज़ नहीं निकली। अचानक मेरी कलाई किसी ने पकड़ी थी। मैं घंटी बजा नहीं पा रहा था, जैसे मेरी कलाई जकड़ ली गई हो। पीछे से हाथ निकला था मेरे, जैसे मेरी पीठ से ही हाथ निकल आया हो। मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ उसे, कौन है वो। लेकिन उसके बाद मैंने बड़ा जोर लगाया और घंटी बजाने की कोशिश की और कान में मेरे आवाज़ आई, बंद कर इसे, बंद कर इसे, क्यों मुझे परेशान कर रहा है, तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। मैं भी उसे गुस्से में कहने लगा, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, इसे बचाने के लिए आया हूँ मैं। तभी उसने जवाब दिया था, सीताराम, जिंदा रहना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। लोगों की मदद करना तुम्हारा काम है, लेकिन इस लड़के की मदद नहीं कर सकते तुम। चले जाओ, वरना यहीं मौत के घाट उतार दिए जाओगे। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं गुस्से में आ गया था और उसके बाद एक ही तरीका था उसे शांत करवाने का। मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। हनुमान चालीसा से जैसे मेरे कान में 2-3 चीखों की आवाज़ आई और वो मेरी पीठ से गायब हो चुका था। तभी मुझे वो लड़का दिखा था। उसने अपनी आंखें और ऊपर की तरफ चढ़ा ली और उसकी कमर के पीछे से 2 हाथ